अध्याय 16 आइंस्टीन और ब्रह्मांड का रहस्य। जब समय ने अपना चेहरा बदला। 20वीं शताब्दी की शुरुआत। मानवता आत्मविश्वास से भरी हुई थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण समझा दिया था। ग्रहों की गति समझ ली गई थी। दूरबीनें पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था। बहुत से लोगों को लगने लगा था कि अब ब्रह्मांड के अधिकांश रहस्य सुलझ चुके हैं। लेकिन इतिहास में जब भी मनुष्य सोचता है कि वो सब जान चुका है, उसी समय कोई नया रहस्य सामने आ जाता है। और इस बार वो रहस्य था समय। हां, वही समय जिसे हम घड़ियों से मापते हैं, जिसे हम सेकंड, मिनट और घंटों में बांटते हैं। हजारों वर्षों से मनुष्य मानता आया था कि समय हर जगह एक जैसा बहता है। यदि पृथ्वी पर 1 घंटा बीता तो पूरे ब्रह्मांड में भी 1 घंटा ही बीता होगा। ये बात इतनी स्वाभाविक लगती थी कि किसी ने उस पर संदेह ही नहीं किया। फिर एक युवा व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, एक साधारण सा प्रश्न। यदि मैं प्रकाश की किरण के साथ दौड़ूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? यह प्रश्न पूछने वाला युवक था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उस समय वो कोई प्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं था। वो एक पेटेंट ऑफिस में काम करता था। लेकिन उसके मन में पूरे ब्रह्मांड से बड़े प्रश्न घूम रहे थे, और उन्हीं प्रश्नों ने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। आइंस्टीन ने महसूस किया कि प्रकाश कुछ अलग है, बहुत अलग। चाहे कोई व्यक्ति स्थिर हो, चाहे वो प्रकाश की ओर दौड़ रहा हो, चाहे उससे दूर भाग रहा हो, प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी रहती है। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही विचित्र है, क्योंकि यदि प्रकाश की गति नहीं बदलती तो कुछ और बदलना पड़ेगा, और वही बदलता है समय। कल्पना कीजिए, आपके पास 2 घड़ियां हैं। एक पृथ्वी पर है, दूसरी एक ऐसे अंतरिक्ष यान में जो प्रकाश की गति के निकट यात्रा कर रहा है। जब वो अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो कुछ अजीब होगा। उसके लिए केवल कुछ वर्ष बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर दशकों बीत चुके होंगे, मानो उसने भविष्य में छलांग लगा दी हो। ये विज्ञान कथा नहीं है, ये वास्तविकता है। समय हर किसी के लिए समान नहीं बहता। समय लचीला है, वो खिंच सकता है, धीमा हो सकता है, तेज हो सकता है, और यही था सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन आइंस्टीन यही नहीं रुके। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, गुरुत्वाकर्षण वास्तव में है क्या? न्यूटन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि वो होता क्यों है। और फिर आइंस्टीन ने एक अद्भुत कल्पना की। कल्पना कीजिए, एक विशाल रबर की चादर, उस पर एक भारी गेंद रखी जाए। चादर नीचे की ओर झुक जाएगी। अब यदि आप उसके पास एक छोटी गेंद घुमाएं, तो वो भारी गेंद की ओर खींचने लगेगी। आइंस्टीन ने कहा, ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। स्थान और समय अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे मिलकर एक ताना बाना बनाते हैं, स्पेस टाइम। और जब कोई विशाल वस्तु जैसे सूर्य उस ताने बाने पर मौजूद होती है, तो वो उसे मोड़ देती है। ग्रह इसलिए सूर्य की परिक्रमा नहीं करते कि कोई अदृश्य रस्सी उन्हें खींच रही है। वे इसलिए घूमते हैं क्योंकि वे स्पेस टाइम के मुड़े हुए रास्तों पर चल रहे होते हैं। ये विचार इतना अद्भुत था कि शुरुआत में बहुत लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर प्रयोगों ने साबित कर दिया आइंस्टीन सही थे। और अचानक ब्रह्मांड पहले से कहीं अधिक रहस्यमय बन गया। अब समय स्थिर नहीं था, स्थान स्थिर नहीं था, दोनों जीवित थे।
लचीले थे, बदल सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। आइंस्टीन के समीकरणों ने एक विचित्र भविष्यवाणी की। उन्होंने संकेत दिया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं हो सकता, उसे या तो फैलना होगा या सिकुड़ना होगा। लेकिन उस समय लगभग सभी वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है। ये विचार आइंस्टीन को भी असहज लगा। इसलिए उन्होंने अपने समीकरणों में एक अतिरिक्त संख्या जोड़ दी ताकि ब्रह्मांड स्थिर बना रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने समस्या हल कर दी, लेकिन ब्रह्मांड मनुष्य की सुविधा के अनुसार नहीं चलता। कुछ वर्षों बाद एक नई खोज होने वाली थी, एक ऐसी खोज जो बताएगी कि ब्रह्मांड वास्तव में स्थिर नहीं है, वो फैल रहा है लगातार हर दिशा में। और यदि आज वो फैल रहा है तो कभी वो छोटा भी रहा होगा, बहुत छोटा, अकल्पनीय रूप से छोटा। और यही विचार मानवता को वापस ले जाएगा, समय की शुरुआत तक वापस, महान विस्फोट तक वापस, उस पहली धड़कन तक जहां से हमारी पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इससे पहले मनुष्य को यह समझना होगा कि ब्रह्मांड वास्तव में कितना विशाल है, इतना विशाल कि हमारी कल्पना भी उसके सामने छोटी पड़ जाए। अध्याय 17, फैलता हुआ ब्रह्मांड। जब मानवता ने सृष्टि की पहली प्रतिध्वनि सुनी, आइंस्टीन ने समय को बदल दिया था, स्थान को बदल दिया था, वास्तविकता को देखने का तरीका बदल दिया था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी था। यदि ब्रह्मांड वास्तव में गतिशील है तो वो कर क्या रहा है? क्या वो स्थिर है? क्या वो सिकुड़ रहा है या फिर कुछ और? उस समय किसी के पास उत्तर नहीं था। मानवता पहली बार ब्रह्मांड को समझने के इतने करीब पहुंची थी, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला था। और तभी एक व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा। उसका नाम था एडविन हबल। उसके हाथ में दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में से एक थी। रात दर रात वो आकाश को देखता रहा। वो उन धुंधले प्रकाश पुंजों का अध्ययन कर रहा था जिन्हें लोग कभी नेबुला समझते थे। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वे साधारण बादल नहीं थे, वे पूरी पूरी आकाशगंगाएं थी। हमारी आकाशगंगा जैसी, अरबों तारों से भरी हुई, और वे अकल्पनीय दूरी पर मौजूद थी। ये खोज ही अपने आप में क्रांतिकारी थी। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जब हबल ने उन आकाशगंगाओं की गति मापी तो उसने कुछ अजीब देखा। लगभग हर आकाशगंगा हमसे दूर जा रही थी। एक नहीं, दो नहीं, लगभग सभी। और सबसे आश्चर्यजनक बात, जो आकाशगंगा जितनी दूर थी वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। कल्पना कीजिए, आपने किशमिश से भरी हुई रोटी का आटा बनाया, अब उसे ओवन में रख दिया। जैसे जैसे आटा फूलता है, हर किशमिश दूसरी किशमिश से दूर जाने लगती है। कोई किशमिश केंद्र नहीं होती, पूरा आटा ही फैल रहा होता है। हबल ने कहा, ब्रह्मांड भी ऐसा ही कर रहा है। आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में उड़ नहीं रही, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष फैल रहा है। और उसी क्षण मानवता ने महसूस किया कि ब्रह्मांड जीवित है, वो स्थिर नहीं है, वो बदल रहा है, वो बढ़ रहा है, वो विस्तार कर रहा है। और यदि आज वो फैल रहा है तो अतीत में वो छोटा रहा होगा। और यदि हम समय में और पीछे जाए तो वो और छोटा होगा, और पीछे और पीछे और पीछे, जब तक कि पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे बिंदु में सिमट न जाए। यहीं से बिग बैंग का विचार जन्मा।
वही महान विस्फोट जिसकी कहानी हमने इस यात्रा की शुरुआत में सुनी थी। लेकिन विज्ञान में केवल विचार पर्याप्त नहीं होते, प्रमाण चाहिए, और प्रमाण अभी तक नहीं था। फिर 1964 में दो वैज्ञानिक एक रेडियो एंटीना पर काम कर रहे थे। उनके नाम थे अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन। उन्हें अपने उपकरण में एक अजीब शोर सुनाई दे रहा था, बहुत हल्का लेकिन लगातार। उन्होंने हर संभव कारण खोजा, मशीन जांची, तार जांचे, यहां तक कि एंटीना में बैठे कबूतरों तक को हटाया, लेकिन शोर गया नहीं, क्योंकि वो शोर मशीन का नहीं था, वो ब्रह्मांड का था, पूरे ब्रह्मांड का। उन्होंने अनजाने में एक ऐसी चीज खोज ली थी जिसे आज हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये बिग बैंग की बची हुई रोशनी थी, 13.8 अरब वर्ष पुरानी। वो प्रकाश जो ब्रह्मांड के जन्म के कुछ समय बाद निकला था और आज भी अंतरिक्ष के हर कोने में मौजूद है। कल्पना कीजिए, आप किसी विशाल गुफा में चिल्लाए, आपकी आवाज रुक जाती है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि लंबे समय तक सुनाई देती रहती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग की वही प्रतिध्वनि है, सृष्टि की पहली गूंज, पहली धड़कन की अंतिम फुसफुसाहट, और पहली बार मानवता के पास प्रमाण था। हमारी कहानी सिर्फ कल्पना नहीं थी, उसकी प्रतिध्वनि आज भी मौजूद थी। लेकिन जितना अधिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का अध्ययन किया, उतने ही बड़े रहस्य सामने आते गए। उन्होंने पाया कि हम केवल उस ब्रह्मांड को देख सकते हैं जो प्रकाश हमें दिखाता है, लेकिन शायद वास्तविकता उससे कहीं अधिक विशाल है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, अदृश्य संरचनाएं, ऐसी शक्तियां जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह समझ नहीं सकते। और तब एक भयावह सत्य सामने आया, जो ब्रह्मांड आज फैल रहा है वो केवल फैल नहीं रहा, उसका विस्तार लगातार तेज होता जा रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे और अधिक दूर धकेल रही हो। ये खोज इतनी अप्रत्याशित थी कि वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए, क्योंकि इसका अर्थ था कि ब्रह्मांड का भविष्य हमारी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय है, और शायद उसका अंत भी। लेकिन क्या ब्रह्मांड का अंत होगा? क्या एक दिन सारे तारे बुझ जाएंगे? क्या समय स्वयं समाप्त हो जाएगा? या फिर किसी नए ब्रह्मांड का जन्म होगा? यही वे प्रश्न हैं जो मानवता को उसकी अगली महान यात्रा पर ले जाने वाले हैं। अध्याय 18, ब्रह्मांड का भविष्य। क्या समय का भी अंत होगा? हमने ब्रह्मांड का जन्म देखा, तारों का जन्म देखा, आकाश गंगाओं का उदय देखा, पृथ्वी को जन्म लेते देखा, जीवन को विकसित होते देखा, मानवता को प्रश्न पूछते देखा। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, एक ऐसा प्रश्न जिससे शायद हर चेतन प्राणी कभी न कभी टकराता है। अंत में क्या होगा? क्या ब्रह्मांड हमेशा रहेगा, या एक दिन उसकी भी मृत्यु होगी? और यदि ब्रह्मांड मर गया तो समय का क्या होगा? यह प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं है, यह अस्तित्व का प्रश्न है। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड के भविष्य को देखते हैं तो कहीं न कहीं हम अपना भविष्य भी देख रहे होते हैं। आज रात आकाश में जो तारे चमक रहे हैं वे हमेशा नहीं चमकेंगे, सूर्य भी नहीं, आकाश गंगाएं भी नहीं, यहां तक कि परमाणु भी नहीं। ब्रह्मांड का हर निर्माण एक दिन समाप्त होगा। लेकिन कैसे? विज्ञान के पास इसके कई संभावित उत्तर हैं, और उनमें से पहला है हीट डेथ,
ऊष्मा मृत्यु, ये सुनने में भयावह लगता है, लेकिन ये कोई विस्फोट नहीं है, कोई महाविनाश नहीं। ये एक धीमी मृत्यु है, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। कल्पना कीजिए, एक जलती हुई आग, धीरे धीरे उसका ईंधन समाप्त होता जाता है, लपटें छोटी होती जाती है, फिर और छोटी, और अंततः केवल राख बचती है। कुछ ऐसा ही ब्रह्मांड के साथ हो सकता है। अरबों वर्षों बाद तारे अपना ईंधन समाप्त कर देंगे, एक एक करके सभी सूर्य बुझने लगेंगे, रात का आकाश और अधिक अंधकारमय होता जाएगा। नई तारकीय पीढ़ियां जन्म लेना बंद कर देंगी, आकाश गंगाएं वृद्ध हो जाएंगी, और अंततः ब्रह्मांड एक ठंडी अंधेरी जगह बन जाएगा, जहां कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई जीवन नहीं होगा, कोई कहानी नहीं होगी, सिर्फ मौन, वही मौन जिससे हमारी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन ये केवल एक संभावना है। दूसरी संभावना और भी विचित्र है। उसे कहते हैं बिग रिप, महान विखंडन। यदि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार तेज होता रहा तो एक दिन ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आकाश गंगाएं टूटने लगेंगी, फिर तारामंडल टूटेंगे, फिर ग्रहों की कक्षाएं, फिर ग्रह, फिर परमाणु, और अंत में स्वयं स्थान और समय का ताना बाना, मानो वास्तविकता का कपड़ा ही फट जाए। लेकिन शायद ऐसा भी न हो। कुछ वैज्ञानिक एक और संभावना की बात करते हैं, बिग क्रंच, महान संकुचन। कल्पना कीजिए कि फैलता हुआ ब्रह्मांड एक दिन रुक जाए और फिर वापस सिकुड़ना शुरू कर दे। आकाश गंगाएं एक दूसरे के करीब आने लगे, तारे फिर पास आने लगे, और अंततः पूरा ब्रह्मांड वापस एक बिंदु में समा जाए, उसी बिंदु में जहां से उसने शुरुआत की थी। मानो ब्रह्मांड एक विशाल सांस हो, एक सांस बाहर, एक सांस भीतर, और शायद उसके बाद फिर एक नया बिग बैंग, एक नया ब्रह्मांड, एक नई कहानी। लेकिन सच क्या है आज हम नहीं जानते, और शायद यही सबसे सुंदर बात है, क्योंकि रहस्य अभी समाप्त नहीं हुए हैं। मानवता अभी भी सीख रही है। हम अभी भी ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से को समझते हैं। वास्तव में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो पदार्थ हम देख सकते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का केवल लगभग 5% है। बाकी अंधकार में छिपा हुआ है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। कल्पना कीजिए, आपने एक विशाल पुस्तकालय पाया और उसमें करोड़ों पुस्तकें हैं, लेकिन आपने केवल एक पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ा है। मानवता की स्थिति आज कुछ ऐसी ही है। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो अज्ञात है वो अभी भी कहीं अधिक विशाल है। और शायद यही कारण है कि ब्रह्मांड इतना आकर्षक है, क्योंकि हर उत्तर एक नया प्रश्न जन्म देता है। हर खोज एक नया रहस्य खोलती है, और ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन अब हमारी कहानी एक अद्भुत मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अगला प्रश्न ब्रह्मांड के भविष्य से भी बड़ा है। यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है तो क्या हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? क्या किसी दूरस्थ तारे के नीचे कोई और सभ्यता भी आकाश की ओर देखकर वही प्रश्न पूछ रही है, हम कौन हैं? यदि ऐसा है तो शायद ब्रह्मांड पहले से कहीं अधिक जीवित है, और यदि नहीं तो हम स्वयं ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ घटना हो सकते हैं। एक चेतना जो अरबों वर्षों की यात्रा के बाद जन्मी और अब अपने स्रोत को समझने की कोशिश कर रही है। अध्याय 19, क्या हम अकेले हैं?
ब्रह्मांड में जीवन की खोज। रात का आकाश हजारों वर्षों से मनुष्य को अपनी ओर बुलाता रहा है। जब प्राचीन मानव पहली बार आग के पास बैठकर तारों को देख रहा था, तभी जब दार्शनिक ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार कर रहे थे, तभी और आज जब विशाल दूरबीनें अरबों प्रकाश वर्ष दूर झांक रही है, तभी। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक प्रश्न हमेशा हमारे साथ रहा है, एक ऐसा प्रश्न जो शायद मानव इतिहास का सबसे रोमांचक प्रश्न है। क्या हम अकेले हैं? क्या इस अनंत ब्रह्मांड में जीवन केवल पृथ्वी पर है, या फिर कहीं और भी कोई आकाश की ओर देखकर यही प्रश्न पूछ रहा है? कल्पना कीजिए, एक समुद्र तट, आप रेत का एक कण उठाते हैं और कोई आपसे पूछे, क्या पूरे पृथ्वी पर सिर्फ यही एक रेत का कण है? यह प्रश्न कितना अजीब लगेगा। और फिर ब्रह्मांड को देखिए, अरबों आकाश गंगाएं, हर आकाश गंगा में अरबों तारे, और उन तारों के चारों ओर असंख्य ग्रह। केवल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही सैकड़ों अरब तारे हैं, और आज हम जानते हैं कि अधिकांश तारों के अपने ग्रह हैं, कुछ गर्म, कुछ बर्फीले, कुछ गैसीय, और कुछ शायद पृथ्वी जैसे। तो क्या उन ग्रहों पर जीवन हो सकता है? विज्ञान कहता है हां, संभव है, बहुत संभव है। लेकिन समस्या यह है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि प्रकाश को भी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाए। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हम सुनना चाहते हैं, लेकिन दूरी बहुत अधिक है। फिर भी मानवता ने प्रयास शुरू कर दिए। विशाल रेडियो दूरबीनें बनाई गई, आकाश की ओर मोड़ दी गई, और हम सुनने लगे। शायद कहीं कोई संकेत मिले, कोई संदेश, कोई प्रमाण कि हम अकेले नहीं हैं। इसी खोज से जन्म हुआ सेती इंस्टीट्यूट की खोजों का। वर्षों तक वैज्ञानिक अंतरिक्ष की खामोशी सुनते रहे, लेकिन अब तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। और यहीं से जन्म हुआ एक और रहस्य का। यदि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है, तो वे सब कहाँ है? इस प्रश्न को कहा जाता है फर्मी पैराडॉक्स, क्योंकि गणित कहता है कि जीवन सामान्य होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। मानो पूरा ब्रह्मांड खामोश हो, लेकिन शायद खामोशी का अर्थ अकेलापन नहीं होता। शायद वे बहुत दूर हैं, शायद वे बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं, या शायद वे हमसे कहीं अधिक विकसित हैं, इतने विकसित कि हम उनके संकेत पहचान ही नहीं पा रहे। कल्पना कीजिए, एक चींटी के सामने इंटरनेट रख दिया जाए, क्या वो समझ पाएगी कि उसके सामने क्या है? शायद नहीं। और शायद हम भी ब्रह्मांड के संदर्भ में अभी उसी स्थिति में हैं। लेकिन इस खोज के दौरान एक और अद्भुत खोज हुई। वैज्ञानिकों ने हजारों बाह्य ग्रह खोज लिए, ऐसे ग्रह जो हमारे सूर्य के नहीं, दूसरे तारों के चारों ओर घूमते हैं। कुछ पर महासागर हो सकते हैं, कुछ पर वातावरण, कुछ पर बारिश, और शायद कुछ पर जीवन भी। इनमें से कई ग्रह उस क्षेत्र में हैं जहां तापमान ऐसा है कि तरल जल मौजूद रह सकता है, और जहां जल है वहां आशा है, क्योंकि अब तक हम जीवन को जल के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। लेकिन शायद जीवन हमारे अनुमान से भी अधिक विचित्र हो। शायद कहीं ऐसे जीव हो जो मीथेन में रहते हो, शायद सिलिकॉन आधारित जीवन हो, या ऐसी चेतनाएं जो शरीर के बिना अस्तित्व में हो। हम नहीं जानते, और यही सबसे रोमांचक बात है, क्योंकि हर नई खोज
ब्रह्मांड को और बड़ा बना देती है और हमें थोड़ा और विनम्र। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और संभावना छिपी है। क्या होगा यदि ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ चीज जीवन नहीं बल्कि बुद्धिमान जीवन हो? क्या होगा यदि अरबों ग्रहों में केवल कुछ ही स्थानों पर चेतना जन्म लेती हो? और क्या होगा यदि उनमें से एक हम हैं? यदि ऐसा है तो हम केवल एक प्रजाति नहीं हैं, हम ब्रह्मांड की आंखें हैं। हम उसका वो हिस्सा है जो स्वयं को देख सकता है, उसका वो हिस्सा जो प्रश्न पूछ सकता है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यदि हम वास्तव में दुर्लभ हैं, तो हमारे माध्यम से ही ब्रह्मांड स्वयं को समझ रहा है। और तब हमारी कहानी केवल मानवता की कहानी नहीं रह जाती, वो स्वयं ब्रह्मांड की कहानी बन जाती है। लेकिन अब एक अंतिम प्रश्न बचता है। यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है, यदि समय इतना गहरा है, यदि जीवन इतना दुर्लभ और अद्भुत है, तो इस सब का अर्थ क्या है? क्या इस यात्रा का कोई उद्देश्य है, या हम केवल एक ब्रह्मांडीय संयोग हैं? यही प्रश्न हमें हमारी श्रृंखला के सबसे गहरे अध्याय की ओर ले जाएगा। अध्याय 20, अस्तित्व का अर्थ। ब्रह्मांड स्वयं को क्यों खोज रहा है? हम यहां तक पहुंच चुके हैं, समय के जन्म से चेतना के जन्म तक, शून्य से मानव तक, एक अकेले कंपन से अरबों आकाश गंगाओं तक। और अब हमारी पूरी यात्रा एक प्रश्न पर आकर ठहरती है। वो प्रश्न जिसने ऋषियों को ध्यान में बैठाया, जिसने दार्शनिकों को सोचने पर मजबूर किया, जिसने वैज्ञानिकों को तारों की ओर देखने के लिए प्रेरित किया, और जिसने शायद आपको भी कभी न कभी रात के सन्नाटे में जगाए रखा होगा। हम यहां क्यों हैं? क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या ब्रह्मांड की कोई योजना है? या फिर हम केवल संयोग हैं? एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना, एक आकस्मिक घटना, एक ऐसा परिणाम जो अरबों वर्षों की घटनाओं के बाद संयोगवश उत्पन्न हो गया। विज्ञान इस प्रश्न का एक उत्तर देता है। वो कहता है, ब्रह्मांड का कोई ज्ञात उद्देश्य नहीं है। प्रकृति नियमों के अनुसार चलती है। तारे जलते हैं, ग्रह बनते हैं, जीवन विकसित होता है और चेतना उभर आती है, किसी योजना के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल थी। ये उत्तर सरल है, तार्किक है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि मनुष्य केवल तथ्य नहीं खोजता, वो अर्थ भी खोजता है। और यही विज्ञान के साथ दर्शन आकर खड़ा हो जाता है। दर्शन कहता है, शायद उद्देश्य दिया नहीं जाता, उद्देश्य बनाया जाता है। शायद ब्रह्मांड ने आपको कोई मिशन देकर नहीं भेजा, लेकिन उसने आपको वो शक्ति दी है कि आप अपना अर्थ स्वयं गढ़ सकें। और फिर आध्यात्मिकता एक तीसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वो कहती है, शायद हम अलग नहीं हैं, शायद हम और ब्रह्मांड दो नहीं हैं, शायद वही चेतना जो तारों को जन्म देती है, वही हमारे भीतर भी धड़क रही है। शायद समुद्र की एक लहर स्वयं को अलग समझती है, लेकिन वास्तव में वो समुद्र ही है। और शायद हम भी उसी महासागर की लहरें हैं जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन यहां एक और अद्भुत विचार जन्म लेता है। कल्पना कीजिए, 13.8 अरब वर्ष पहले एक सूक्ष्म बिंदु था, फिर समय जन्मा, तारे बने, आकाश गंगाएं बनी, पृथ्वी बनी, जीवन जन्मा, चेतना जागी, और फिर एक दिन एक मनुष्य रात के आकाश की ओर देखकर पूछता है, ब्रह्मांड क्या है? क्या आप समझते हैं इसका अर्थ कितना अद्भुत है? क्योंकि इसका मतलब है ब्रह्मांड का एक हिस्सा स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा है। आप जब तारों को देखते हैं
तो केवल आप उन्हें नहीं देख रहे होते। तारों की धूल से बना हुआ ब्रह्मांड आपकी आंखों के माध्यम से स्वयं को देख रहा होता है। आप जब प्रश्न पूछते हैं तो केवल आप नहीं पूछते, अरबों वर्षों की ब्रह्मांडीय यात्रा आपके मन के माध्यम से स्वयं से प्रश्न पूछ रही होती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर उत्तर है। शायद उद्देश्य कोई अंतिम मंजिल नहीं, शायद उद्देश्य यात्रा ही है। सीखना, समझना, प्रेम करना, सृजन करना, प्रश्न पूछना और फिर उन प्रश्नों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। क्योंकि यदि हम देखें तो पूरी ब्रह्मांडीय कहानी इसी दिशा में बढ़ती दिखाई देती है। सरलता से जटिलता की ओर, अराजकता से व्यवस्था की ओर, अचेतन पदार्थ से चेतना की ओर और चेतना से आत्म चेतना की ओर। मानो ब्रह्मांड धीरे धीरे जाग रहा हो और हम उस जागरण का हिस्सा हों। शायद यही कारण है कि जब हम किसी नवजात शिशु को देखते हैं तो आशा महसूस करते हैं, जब किसी को प्रेम करते हैं तो अर्थ महसूस करते हैं, जब किसी सत्य को समझते हैं तो आनंद महसूस करते हैं। क्योंकि उन्हीं क्षणों में हम उस विशाल कहानी से जुड़ जाते हैं जिसकी शुरुआत समय से पहले हुई थी। और अब जब हमारी यात्रा अपने अंत के निकट है तो एक अंतिम सत्य बचता है, एक ऐसा सत्य जो विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता तीनों को जोड़ देता है। आप महत्वहीन नहीं हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड का केंद्र नहीं हैं, लेकिन आप महत्वहीन भी नहीं हैं, क्योंकि आप उसी ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो सोच सकता है, जो प्रेम कर सकता है, जो समझ सकता है और जो स्वयं से पूछ सकता है, मैं कौन हूं? और शायद यही प्रश्न पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उपहार है। क्योंकि जिस दिन प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। और जब तक प्रश्न जीवित है तब तक खोज जीवित है, और जब तक खोज जीवित है तब तक ब्रह्मांड अपने आप को खोजता रहेगा। और शायद आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, हम सबके माध्यम से, क्योंकि अंत में हम ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणी नहीं हैं, हम स्वयं ब्रह्मांड हैं जो अपने बारे में एक कहानी सुना रहा है। और ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, ये हर नवजात तारे में जारी है, हर नए विचार में जारी है, हर प्रश्न में जारी है और हर उस इंसान में जारी है जो रात के आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता है और धीरे से पूछता है, आखिर मैं कौन हूं? समापन। समय से पहले एक शून्य था और उस शून्य ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड ने तारों को जन्म दिया, तारों ने तत्वों को, तत्वों ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने जीवन को, जीवन ने चेतना को और चेतना ने यह प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं? और शायद पूरी कहानी का उद्देश्य यही प्रश्न था, समाप्त या शायद एक नई शुरुआत।